नमस्कार छात्रों, अगर मैं कहूं खाने को गया है मोहन, राधा ने लगाई डुबकी पानी में, तो क्या इन वाक्यों का अर्थ आपको समझ में आएगा? स्वाभाविक है, आप लोग ये अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, इसका कोई कारण बता सकते हैं? इसका मुख्य कारण है वाक्य रचना में दोष होना। वाक्य रचना क्यों हमारे लिए वाक्य जरूरी है? भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग वाक्य है। वाक्य उन शब्द और उन पदों का समूह है जो सुबद्ध यानी व्यवस्थित रूप में और एक क्रमबद्ध रूप में लगकर एक बड़ा सा पद का समूह बनते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। तो आज हम ऐसे ही वाक्यों से जानेंगे कि वाक्य रचना क्या है। ठीक है छात्रों, तो सबसे पहला, कोई भी वाक्य कब सुयोग्य बनता है? जब उसमें लगने वाले चिन्ह, उनके पद और शब्द सुयोग्य रूप से लगे हुए हो, है ना छात्रों? तो आज हम उसी को ही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम वाक्य भेद समझने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद, ऐसे दो प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। आज हम मूल रूप सीखने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। मैंने आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर की है, आप लोग देख पा रहे हैं। यहां पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। जब हम वाक्य की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा भी होनी चाहिए। वाक्य की परिभाषा यहाँ पे प्रदर्शित है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा देखने पर हमको पता चल रहा है कि जहां पर तीन मुख्य बिंदुओं की ओर संकेत किया गया है, जैसे कि सार्थक शब्दों का समूह, व्यवस्थित अर्थ देने वाला हो, और तीसरा है अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत। सार्थक समूह यानी क्या? सार्थक यानी अर्थवान, जिसमें अर्थ हो, वो शब्द। व्यवस्थित अर्थ देने वाला, अगर हमको मीनिंगफुल यानी कि अर्थ से भरा हुआ वाक्य ना हो तो कोई भी विषय वस्तु या भाव कैसे समझ में आएगा? और तीसरा है अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत। जो अर्थ हमको समझना है, जो भाव हमको समझना है, वो जब तक समझ में ना आए तब तक वाक्य रचना कैसे सार्थक कही जा सकती है? यहाँ पर तीन वाक्य उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। देखते हैं। श्यामली पाठ पढ़ रही है, हर्ष विद्यालय जा रहा है, दीपा ने 4 पुस्तकें खरीदी। तीनों वाक्यों से हमको अर्थ सुयोग्य और सुव्यवस्थित समझ में आ रहा है। पहला वाक्य जैसे कि देखे, पाठ पढ़ रही है श्यामली, विद्यालय हर्ष रहा है जा, और तीसरा वाक्य, खरीदी पुस्तकें 4 ने दीप। ऐसे समझ में आएगा? उसका अर्थ स्वाभाविक है, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए क्रमबद्ध और सार्थक
अर्थ ही अर्थ का समूह ही वाक्य कहलाता है। हम 8वीं कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं। वाक्य के मूलभूत दो मुख्य अंग है। सबसे पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए, और विधेय उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ पर हम जो पहला वाक्य हमने लिया था उसके आधार पर देखें तो उद्देश्य है श्यामली और उसका विधेय है पाठ पढ़ रही है। इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। वाक्यों का विभाजन कैसे हो सकता है, एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर का अर्थ है जिन वाक्यों में अर्थपरक कोई सुनिश्चित अर्थ छिपा हो, और रचना के आधार पर वाक्य भेद का तात्पर्य है जिन वाक्यों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक पदों के मेल से किया जाए। तो फिलहाल आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ले रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको जब आप अगली कक्षा यानी कि 10वीं कक्षा में आएंगे वहां पर आपको इसको सुव्यवस्थित रूप से समझाया जाए। फिलहाल हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। उन 8 प्रकारों में सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, और उसके बाद है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य और अंतिम यानी 8वां है संकेतवाचक वाक्य। अब हम इनकी विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहला हमारा विधानवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कपड़े धो रही है, रमेश किताब पढ़ता है। आपको फिर से मैं यही एक विषय वस्तु पढ़ के सुनाता हूँ। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने का पता चला, तो यहाँ पर वह क्या कर रही है, तो कपड़े धोने का पता चल रहा है। रमेश क्या कर रहा है, तो किताब पढ़ने का विधान पता चल रहा है, इसीलिए ये विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात के न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध यानी नहीं या तो न होना। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, वह सो नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको नहीं ये निषेधात्मक बोध हो रहा है, इसीलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। और आप लोगों को समझना है जहां पर नहीं या न दिखाई दे तो वो निषेधवाचक वाक्य कहा जाएगा अर्थ के आधार पर। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य।
अब इस आधार पर आपको अंदाजा वैसे तो आ ही रहा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य कहा गया है तो प्रश्न किया गया होगा, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, आप कहाँ गए थे। इससे हमको अंदाजा आ रहा है कि प्रश्न हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है और इसीलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको पहचानने का सबसे सुगम तरीका है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। यहां पर उसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है और ये आपको समझना भी है, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, आदेश या अनुरोध का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप लोगों को समझना है कि आज्ञावाचक यानी कि सिर्फ आज्ञा ही नहीं अपितु अनुमति, आदेश और कभी कभी अनुरोध, आग्रह भी है। ठीक है, अनुरोध का तात्पर्य आग्रह होता है। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। एक गिलास शरबत ले आओ, अब आप अंदर आ सकते हैं। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि एक जगह पर आज्ञा है और दूसरे जो वाक्य है उसमें अनुरोध किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों से संदेह या शंका का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसने याद कर लिया होगा, शायद मैं भी वहां जाऊं। इन वाक्यों को पढ़ते हुए या सुनते हुए आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि पहले वाक्य में संदेह यानी कि शायद हो और दूसरे वाक्य में तो शायद लिखा भी हुआ है, तो जिससे हमको अनुमान आ रहा है कि यह संदेहवाचक वाक्य है। आगे है विस्मयवाचक वाक्य, जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आप लोगों को समझना है, विस्मय आदि बोधक वाक्य यानी कि जिससे हमको सिर्फ विस्मय ही नहीं अपितु हर्ष, दुख, घृणा, शोक का भाव प्रकट हो, है ना। यहाँ पर उदाहरण में ही हम देख पाएंगे, अरे तुम आ गए, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। इन वाक्यों को आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर एक तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहे गए हैं। सातवां भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद आदि भावों का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर भी समझना है कि यहाँ पर सिर्फ इच्छा ही नहीं अपितु आशीर्वाद भी है। भगवान आपको स्वस्थ रखे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इन दोनों में ही इच्छा और आशीर्वाद हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहेंगे और आप ऐसे ही इच्छावाचक वाक्यों को समझेंगे। ठीक है, चलिए अंतिम प्रकार यानी कि संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संकेत या शर्त का ज्ञान हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहां पर आपको समझना है, संकेत में सिर्फ संकेत है नहीं अपितु शर्त का बोध होना भी है। ठीक है,
उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुम आते तो मैं अवश्य आता। तो आप लोग इन दोनों उदाहरणों में समझ पा रहे हैं कि संकेत हो रहा है, अतः इसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ पर प्रस्तुत है और आप लोगों को इसे फिर से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद छात्रों।